नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान और अमेरिका की जंग में अब ईरान के सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी की जान चली गई है। इसके साथ ही जंग में सीजफायर की उम्मीद भी खत्म हो गई है, क्योंकि लारिजानी के जरिए ही अमेरिका अभी तक बातचीत की कोशिश कर रहा था। लारिजानी की जान चले जाने के बाद ईरान में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। पूरे ईरान से बदले की आवाजें उठ रही हैं। ईरान की सेना ने भी साफ कर दिया है कि वो इसका बदला जरूर लेगी, जिसके बाद इजराइल और मिडिल ईस्ट में ईरान ने जबरदस्त हमला किया है। इजराइल में तो कई जगह धमाकों की आवाजें सुनाई दी। तल अवीव में भारी तबाही मची है। लारिजानी की जगह ईरान ने सुरक्षा परिषद के नए सचिव का ऐलान भी कर दिया है और साफ कर दिया है कि जंग अब और तेज होने वाली है। इजराइल पर ईरान का कहर टूट रहा है। ईरान के हमले से इजराइल में मची तबाही, ड्रोन और मिसाइल हमलों की हो रही है बौछार। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान जंग के चलते टूट के कगार पर पहुंचा नेटो। जंग में शामिल होने के न्योते को नेटो ने ठुकराया। ट्रंप का ऐलान, अब हमें नेटो की जरूरत नहीं। नॉर्थ कोरिया में हुए चुनाव के नतीजे आए सामने। किम जोंग उन की पार्टी को 99% से भी ज्यादा मिले वोट। विरोध में 18,000 से ज्यादा लोगों ने डाले वोट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच नहीं थमी जंग। तालिबान का ऐलान, अस्पताल पर हमले की कीमत चुकाएगा पाकिस्तान। चीन की तरफ से मध्यस्थता की कोशिश तेज। और चलते चलते में देखेंगे, चांद और मंगल पर होगी खेती। जमीन को उपजाऊ बनाने की शुरू हुई कोशिश। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका की राह पर अर्जेंटीना। आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना नाम लिया वापस। राष्ट्रपति मिलेई ने कोविड-19 महामारी को लेकर की संगठन की निंदा। यूरोपीय संघ की यूक्रेन को मदद की पेशकश। हंगरी को कच्चा तेल ले जाने वाली क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत के लिए भुगतान करने का दिया प्रस्ताव। यूक्रेन और हंगरी विवाद का केंद्र बिंदु रही है ये पाइपलाइन। टिकटॉक को लेकर सवालों में ट्रंप प्रशासन। ट्रेजरी विभाग को $10 अरब के भुगतान को लेकर छिड़ी बहस। सीनेटर मार्क वार्नर ने व्हाइट हाउस से मांगा जवाब। चीन का ताइवान को बड़ा ऑफर। मिडिल ईस्ट जंग के बीच ऊर्जा सुरक्षा के लिए पुनर्मिलन का दिया प्रस्ताव। ताइवान लंबे समय से बीजिंग की विलय की कोशिशों का कर रहा विरोध। तो ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग में बड़ा मोड़ आ गया है। इजराइल ने ईरान को एक और बड़ा झटका दे दिया है। उसने ईरान की टॉप लीडरशिप को एक बार फिर निशाना बनाया और उसे कामयाबी भी मिली। जी हां, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने पुष्टि की है कि उसके चीफ अली लारिजानी की इजरायली हमले में मौत हो गई है। काउंसिल ने बताया कि हमले में लारिजानी के साथ उनके बेटे और बॉडीगार्ड्स भी मारे गए। ये ईरान के लिए बड़ा नुकसान इसलिए माना जा रहा है क्योंकि लारिजानी को पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान का सबसे ताकतवर शख्स कहा जा रहा था, जो वर्तमान में देश को चला रहे थे। वो ईरान के प्रमुख राजनीतिक परिवार से आते थे, जिसकी तुलना अमेरिका के केनेडी परिवार से की जाती थी। लारिजानी 2008 से 2020 तक ईरानी संसद के स्पीकर रहे। 1980 के दशक में इराक के साथ युद्ध के दौरान वो IRGC में कमांडर भी थे। अब लारिजानी को मारकर इजराइल और अमेरिका बेहद खुश हैं। उनके लिए ये जंग में बड़ी जीत है और इजरायली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू तो इसका भरपूर फायदा उठाते भी दिखाई दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने बयान के जरिए ईरान की जनता को तख्ता पलट के लिए उकसाने की कोशिश की। नेतन्याहू ने कहा कि हमने अली लारिजानी को खत्म कर दिया। अली लारिजानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का बॉस है, जो असल में गुंडों का एक ऐसा गिरोह है जो ईरान को चलाता है। उसके साथ साथ हमने बसीज के कमांडर को भी खत्म कर दिया। ये उन गुंडों के गुर्गे हैं जो तेहरान और ईरान के दूसरे शहरों की सड़कों पर आम लोगों के खिलाफ दहशत फैलाते हैं। हम वहां भी ऑपरेशन चला रहे हैं। एयरफोर्स के विमानों और ड्रोन की मदद से हवा में ऑपरेशन कर रहे हैं। नेतन्याहू भले ही ईरान की जनता में तख्ता पलट के बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी मिलती नहीं दिख रही, क्योंकि ईरान को जंग शुरू होने से पहले ही इस बात का एहसास था कि उसे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अकेले जंग लड़ना है। ऐसे में नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा, इसलिए उसने हर हालात से निपटने की पहले ही तैयारी कर ली थी। पहले अली खामेनेई की जगह उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई को सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया और अब लारिजानी की जगह सईद जलीली को सुरक्षा काउंसिल की कमान सौंप दी गई। जलीली की बात करें तो ईरान में समर्थकों के बीच उन्हें जिंदा शहीद यानी लिविंग मार्टियर की उपाधि मिली हुई है, जिससे उनकी लोकप्रियता और क्षमता दोनों का ही अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका और इजरायल को वार्निंग भी दी है। उन्होंने कहा
कि लारिजानी जैसी बड़ी शख्सियत की मौत से ईरान की सरकार या सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ईरान का सिस्टम आयतुल्ला अली खामेनी की मौत के बाद भी सही तरीके से चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि अमेरिका और इजराइल अभी तक यह बात क्यों नहीं समझ पाए। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का राजनीतिक ढांचा बहुत मजबूत है। इस बीच मुश्तबा ने मध्यस्थ देशों की तरफ से दिए गए शांति के प्रस्तावों को ठुकरा दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अभी शांति का वक्त नहीं है, अमेरिका और इजराइल से बदला लेना ही होगा। ऐसे में ईरान ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर अपने हमलों को और भी तेज कर दिया है। ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड मिसाइलों से तेल अवीव को निशाना बनाया। यूएई के कई इलाकों में ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। वहीं सऊदी अरब ने भी कई हमले इंटरसेप्ट किए। अब हालात ये हो गए हैं कि ईरान के हमलों को रोकने के लिए यूएई को अपने लड़ाकू विमान तैनात करने पड़े हैं। ईरान की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए क्षेत्र की सुरक्षा पर चर्चा के लिए रियाद में खाड़ी देशों की बड़ी बैठक बुलाई गई है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने साफ कर दिया है कि इस क्षेत्र में चल रहे युद्ध के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही के लिए नए नियम बनाने की भी बात कही है। हॉर्मूज से ईरान का दबदबा खत्म करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अब तक की सारी कोशिशें फेल हो गई हैं। ऐसे में ईरान अगर वहां और सख्ती बरतता है तो दुनिया भर में ऊर्जा संकट और गहरा जाएगा। इसे लेकर अब ट्रंप की बौखलाहट भी बढ़ती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अमेरिकी सेना ने अब इस क्षेत्र में अपने तरकश के सबसे खतरनाक हथियार यानी 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने खुद एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि ईरान के तट पर बने मजबूत मिसाइल ठिकानों को 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों से तबाह कर दिया गया है। असल में ये वही ठिकाने थे जहां से ईरान की एंटी शिप मिसाइलें अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए खतरा बनी हुई थी। इन हालात में इस पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के हर हमले के बाद ईरान दोबारा उठ खड़ा होता है और पहले से भी जोरदार पलटवार करता है। ऐसे में तय है कि आने वाले वक्त में यह जंग और तेज होने वाली है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की जंग के बीच नेटो में हुई टूट की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जंग शुरू करने से पहले उम्मीद थी कि उनके सपोर्ट में कोई आए ना आए, नेटो को तो आना ही पड़ेगा। उन्हें इस सैन्य गठबंधन की शर्तों का पालन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उनकी उम्मीदें तब टूट गई जब ट्रंप की मदद की गुहार के बावजूद कोई भी देश आगे नहीं आया और तब से इस गठबंधन में दूरियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में ट्रंप का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने नेटो देशों को कड़ी चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान युद्ध में अमेरिका की मदद न करके नेटो एक बहुत बड़ी मूर्खतापूर्ण गलती कर रहा है, लेकिन अमेरिका को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अब ट्रंप भले ही ये कह रहे हो कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन हकीकत में उन्हें भी इस बात का अंदाजा है कि ईरान के पलटवार से बचना अब अमेरिका के लिए मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह थी कि उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा का हवाला देकर पहले मदद मांगी थी, लेकिन सभी देशों ने उनकी अपील ठुकरा दी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मिडिल ईस्ट संकट पर हुई कैबिनेट बैठक में साफ शब्दों में कह दिया कि हम इस जंग में किसी पक्ष में नहीं हैं, इसलिए फ्रांस हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने या वहां किसी भी सैन्य अभियान में हिस्सा नहीं लेगा। वहीं ब्रिटेन तो अमेरिका के खिलाफ ही खड़ा हो गया है। पीएम कीयर स्टारमर ने इस व्यापक युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन इस जंग में शामिल नहीं होगा, लेकिन देश जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने और क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता को जल्दी से जल्दी बहाल करने के लिए अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय और खाड़ी सहयोगियों के साथ एक सामूहिक योजना पर काम कर रहा है। ब्रिटेन के इस नपे तुले बयान पर ट्रंप भड़क गए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ब्रिटेन के साथ हमारे बेहद मजबूत दीर्घकालिक संबंध है। मेरा मतलब है, लोग कहेंगे कि यह सबसे अच्छा संबंध है। कीयर के आने से पहले तक हम हमेशा सबसे अच्छे थे। स्टामर विंस्टन चर्चिल नहीं है। उनके फैसले ऐसे समय में अमेरिका और ब्रिटेन के संबंधों को कमजोर कर रहे हैं जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है, जिससे एक कूटनीतिक भूचाल खड़ा हो गया है। यानी ब्रिटेन और अमेरिका में भी सार्वजनिक तौर पर खींचतान देखी जा रही है। ऐसे में यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में तनाव और बढ़ता जा रहा है। लेकिन ट्रंप के फैसलों को लेकर टकराव केवल दूसरे देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खुद ट्रंप प्रशासन में भी बड़ी फूट दिखाई दे रही है। उनके ही अधिकारी उनके फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। यहां तक कि एक टॉप अधिकारी ने इस्तीफा भी दे दिया। जी हां, अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। इस्तीफे के साथ ही उन्होंने ट्रंप के फैसलों की पोल भी खोल दी कि कैसे ईरान के साथ अमेरिका ने जबरदस्ती ये जंग छेड़ी है। उन्होंने कहा कि मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं देता कि मैं ट्रंप प्रशासन के ईरान युद्ध का समर्थन करूं। ईरान से हमारे देश को कोई तात्कालिक खतरा नहीं था और यह साफ है
कि हमने इस युद्ध की शुरुआत इजरायल और उसकी शक्तिशाली अमेरिकी लॉबी के दबाव के कारण की। गौरतलब है कि केंट ने अमेरिकी सेना में काम किया है, जहां उन्होंने ग्रीन बैरेट के तौर पर 11 बार अलग अलग जगहों पर तैनाती देखी। उन्होंने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA में भी काम किया है और अब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर पद से उनका इस्तीफा ट्रंप सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है, खासतौर पर तब जब उनकी तरफ से इस इस्तीफे पर जवाब भी नहीं दिए जा रहे। नेशनल इंटेलिजेंस निदेशक तुलसी गबार्ड के एक प्रवक्ता ने केंट के इस्तीफे के बारे में पूछे गए सवालों का तत्काल कोई जवाब नहीं दिया। व्हाइट हाउस की तरफ से भी केंट के इस्तीफे पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है, जिसके बाद साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के साथ जंग शुरू कर अपने घर में भी बुरी तरह घिर गए हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे उत्तर कोरिया में हुए संसद सुप्रीम पीपुल्स असेंबली चुनाव की। तो नॉर्थ कोरिया पीपुल्स असेंबली में कुल 687 सीटें हैं। इन सीटों पर किम की वर्कर्स पार्टी गठबंधन सहयोगियों के सहारे मैदान में उतरी है और उसे जबरदस्त जीत भी मिली। चुनाव के सभी नतीजे आ गए हैं और जैसा कि पहले से तय था कि यहां सत्ता में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा, और नतीजे भी ठीक वैसे ही आए जैसे कि उम्मीद जताई जा रही थी, क्योंकि उत्तर कोरिया में सरकार विरोधियों को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिलती है। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने 99.93% वोटों के साथ संसदीय चुनाव जीत लिया है। प्योंगयांग स्थित चुनाव समिति के मुताबिक इस चुनाव में किम जोंग उनकी वर्कर्स पार्टी को 99.93% वोट मिले हैं और 0.7% मतदाताओं ने किम के पार्टी के खिलाफ मतदान किया है। संख्या के लिहाज से देखा जाए तो ये करीब 18,000 के आसपास है, लेकिन जो वोट विरोध में डाले गए हैं वो किम के खिलाफ नहीं डाले गए, बल्कि ये वो वोट है जो स्थानीय उम्मीदवारों के खिलाफ दिए गए। इस चुनाव में किम जोंग ने खुद एक कोयला खदान में जाकर अपना वोट डाला था। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 99.1% लोगों ने इस चुनाव में अपने मतों का इस्तेमाल किया। 0.0037% मतदाता विदेश में होने या समुद्री क्षेत्रों में कार्यरत होने के कारण इस चुनाव में भाग नहीं ले सके, जबकि 0.0003% लोगों ने वोट नहीं डाला। नॉर्थ कोरिया में वोट डालना सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, जिसे निभाना हर नागरिक के लिए जरूरी होता है। वोट नहीं डालना राजद्रोह के समान माना जाता है, यानी सभी नागरिकों के लिए वोटिंग जरूरी होती है। चीन और रूस में रहने वाले उत्तर कोरिया के नागरिकों को भी वोट डालने का अधिकार है। नॉर्थ कोरिया में सर्वोच्च सदन ही सरकार के सभी क्षेत्रों में कानून बनाती है और नीतियों का प्रबंधन करती है। किम जोंग उन इस सदन के नेता होते हैं। सदन में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होती। देश हित में सभी फैसले किम जोंग उन ही लेते हैं। एक तरह से मानकर चलिए कि किम के पास ही पूरी ताकत है और उनके आगे किसी की भी नहीं चलती। किम का आदेश आखिरी आदेश होता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग की। तो दोनों देशों के बीच जारी इस जंग को लगभग 1 महीने होने वाले हैं। पाकिस्तान की काबुल पर एयर स्ट्राइक के बाद छिड़ी इस जंग ने तब और खतरनाक मोड़ ले लिया जब दोबारा पाकिस्तानी वायुसेना ने काबुल में बम बरसाए। अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तान ने वहां के नशा मुक्ति केंद्र में इलाज करवा रहे 400 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इस हमले में 250 से ज्यादा लोग घायल भी हुए, जिसके बाद तालिबान के सब्र का बांध टूट गया। बेकसूर नागरिकों और अस्पतालों को निशाना बनाए जाने पर तालिबान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उसने पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के आरोप तो लगाए ही, साथ ही बदला लेने की कसम भी खा ली है। लेकिन पाकिस्तान ने तालिबान के इन आरोपों को खारिज कर दिया। उसका कहना है कि हम केवल सैन्य स्थलों को निशाना बनाते हैं, लेकिन तालिबान ने कड़े शब्दों में कहा कि उस जगह पर कोई सैन्य मौजूदगी नहीं थी। ये एक नागरिक चिकित्सा सुविधा थी जहां जरूरतमंद लोगों का इलाज किया जा रहा था। वे निर्दोष नागरिक थे। ऐसे में तालिबान अब जवाबी हमले की तैयारी में जुट गया है। तालिबान सरकार में विदेश मंत्री मुत्ताकी ने काबुल में राजनयिकों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि काबुल पर हालिया हवाई हमले के बाद अफगानिस्तान का पाकिस्तान की कूटनीतिक मंशा पर से भरोसा पूरी तरह उठ गया है। पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई ये दर्शाती है कि ये विवादों को बातचीत से सुलझाने के बजाय बल प्रयोग का रास्ता अपना रहा है। जब तक पाकिस्तान अपनी आक्रामक कार्रवाई बंद नहीं करता, तब तक किसी भी तरह की बातचीत या समझौता मुमकिन नहीं है। यह स्थिति केवल अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए खतरा बन सकती है। पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को इस मुद्दे में हस्तक्षेप कर हालात को और बिगड़ने से रोकना चाहिए। मुत्ताकी ने साफ कहा कि इसका असर पूरे क्षेत्र में भी पड़ेगा। ऐसे में इस क्षेत्र में मौजूद तमाम देशों की चिंता बढ़ गई है। खासतौर पर भारत के लिए मौजूदा हालात चिंताजनक बने हुए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान पर तालिबान के काबिज होने के बाद भारत ने अपनी रणनीति में व्यापक बदलाव किया है।
जिस तालिबान शासन से भारत ने अब तक दूरी बनाकर रखी हुई थी, अब उससे संबंधों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। इस जंग को लेकर भी उसने संयुक्त राष्ट्र में आवाज उठाई है और बेकसूरों पर हमले के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संघर्ष से पैदा हुए हालात का फायदा उठाकर आईएसआईएस के या अलकायदा जैसे संगठन कहीं दोबारा सिर न उठा ले। इससे पूरे दक्षिण एशिया में आतंकवाद फैलने का खतरा बढ़ सकता है और भारत से सटी सीमा असुरक्षित हो सकती है। ऐसे में इस जंग पर भारत ने भी पैनी नजर बनाई हुई है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक दोनों देशों में जंग भड़कती रहेगी, ये कहां जाकर थमेगी। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे मंगल ग्रह और चांद पर खेती की। तो क्या आपने फिल्म द मार्शियन देखी है, जिसमें हीरो मंगल ग्रह की बंजर मिट्टी में आलू उगाता है। अब ये सिर्फ फिल्मी कहानी नहीं रही, बल्कि हकीकत बनने जा रही है। जी हां, वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रास्ता खोज निकाला है जो चांद और मंगल की सूखी और बेजान मिट्टी को लहलहाते हुए खेतों में तब्दील कर सकता है। टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के रिसर्चर हैरिसन कोकर और नासा की टीम एक खास सिस्टम पर काम कर रही है, जिसे ब्लिस कहा जाता है। ब्लिस का फुल फॉर्म है बायो रीजनरेटिव लाइफ सपोर्ट सिस्टम। आसान भाषा में कहें तो यह तकनीक इंसानी कचरे को रिसाइकल करके उसे एक पोषक घोल में बदल देती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतरिक्ष में बस्तियां बसाने के लिए धरती से खाना ले जाना बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए वहां खेती करना ही इकलौता रास्ता है। इस रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने चांद और मंगल जैसी नकली मिट्टी ली और उसमें ब्लिस से तैयार घोल मिलाया। फिर इस मिक्सचर को 24 घंटे तक लगातार हिलाया गया और इसके नतीजे चौंकाने वाले थे। मिट्टी से पौधों के लिए जरूरी सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स बाहर निकल आए। माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चला कि चांद और मंगल की जो मिट्टी पहले कांच की तरह नुकीली और खुरदरी थी, वो अब चिकनी और उपजाऊ दिखने लगी है। हालांकि अभी ये काम शुरुआती दौर में है। अभी ये टेस्ट नकली मिट्टी पर हुआ है। असली अंतरिक्ष की मिट्टी और वहां के माहौल में फसल उगाना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। और अगर ये कामयाब रहा तो अंतरिक्ष यात्रियों को धरती से खाना मंगवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो चांद पर ही अपने लिए सब्जियां उगा सकेंगे। यानी आने वाले समय में मून फार्मिंग या मार्स फार्मिंग एक हकीकत बनने वाली है। अब ये कोशिश कब हकीकत में बदलती है, ये देखना होगा। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।